नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वह हमारे घरों में किसी न किसी व्यक्ति से जुड़ा है और दैनिक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ नाक की एलर्जी की, जिसे मेडिकल भाषा में एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। इसे आम भाषा में हे फीवर भी कहते हैं। इस कंडीशन में हमारे नाक की लाइनिंग बहुत सेंसिटिव हो जाती है और किसी भी बाहरी केमिकल या कण के छूते ही बीमारी के लक्षण देने लगती है। दोस्तों, नाक हमारे शरीर का अति उपयोगी अंग है जो श्वास निश्वास की क्रिया करता है। वह नाक द्वारा ही संभव है। नाक से ली हुई हवा को गर्म या ठंडा और स्वच्छ करके ही हमारे फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि श्वास ग्रहण करते समय हम न जाने कितने अनचाहे कणों को अपने नाक के भीतर घुसा लेते हैं। नाक के भीतर मौजूद म्यूकस लाइनिंग हमारे घर में लगे एयर कंडीशनर की तरह काम करती है। जैसे ही हम सांस लेते हैं, ये अनचाही वस्तुएं अंदर आ जाती हैं और नाक की लाइनिंग उन्हें ट्रैप कर लेती है, जिससे स्वच्छ हवा ही फेफड़ों तक पहुंचती है। इससे हमारे फेफड़े सदा ठीक रहते हैं और अपना काम सुचारू रूप से करते हैं। परंतु कुछ लोगों की ये नाक की लाइनिंग, या जिसे हम नाक की परत कहें, इन सब चीज़ों के स्पर्श को अपने प्रतिकूल समझकर एक तरह की एलर्जिक रिएक्शन देती है और इसमें रहने वाला खून, उसकी नाड़ियाँ फूल जाती हैं। नाक में हिस्टामिन जैसे केमिकल्स निकलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रसित व्यक्ति कई तरह के लक्षण प्रकट करता है, जैसे नाक से लगातार छींके आना, नाक में खारिश होना, नाक से पतला पानी चलना, सांस लेने में कठिनाई होना। समस्या को उत्तेजित करने के कारण है धूल, पराग, ठंडी हवा, मिट्टी, लकड़ी का धुआं, चिंता, शोक, पर्यावरण का प्रदूषण। किसी भी केमिकल के लिए सेंसिटिविटी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जहाँ एक और पर्यावरण में मौजूद किसी भी पदार्थ के लिए एक व्यक्ति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होता और दूसरा व्यक्ति अनगिनत लक्षणों से ग्रसित हो जाता है। इसमें एक कारण हमारे जीन्स हैं। यदि हमारे परिवार में किसी को एलर्जी है तो पिछली पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी में भी कोई ना कोई सदस्य इस एलर्जी से पीड़ित हो सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स भी समय अनुसार घटते बढ़ते हैं, वे भी एलर्जी का कारण बनते हैं। नेज़ल एलर्जी भी दो रूप में मिल सकती है, एक सीजनल, दूसरी पेरिनियल। सीजनल वह है जो बदलते मौसम के साथ मिलती है, जैसे कि स्प्रिंग सीजन में, जिसमें अनेकों फूल लगते हैं और इनके पोलन्स जब हवा में उड़ते हैं तो जिसकी नाक सेंसिटिव है उसके अंदर घुसते ही एलर्जी पैदा कर देते हैं। इसके अलावा फसल की कटाई भी कारण है। जैसे ही इस तरह का मौसम ख़त्म होता है, एलर्जी के लक्षण भी कम होते चले जाते हैं। और इसके विपरीत जो दूसरी एलर्जी है वह पूरा साल चलती है, उसे पेरिनियल एलर्जी कहते हैं और इसमें रोगी को लक्षण सारा साल मिलते हैं। परफ्यूम, साबुन, तेल, सुगंधित मसाले, पिल्लों, बेडशीट, पाले हुए जानवरों के बाल, पक्षियों की बीट, पर्दे, डैम्पनेस, टर्माइट्स यानी दीमक, और जहाँ पर हवा का आवागमन ना हो यानी पुअर वेंटिलेशन, इन सब परिस्थितियों में रोगी तकरीबन पूरा साल ही एलर्जी से पीड़ित रहता है। दोनों ही कंडीशंस के होने से नाक पर बुरा असर पड़ता है। नाक भीतर से पूरी तरह से फूल जाती है और जब ये इस सीज़न में हुआ तो अगले सीज़न में हो सकता है वह इससे बढ़ चढ़ के आए। और पूरे साल में रहने वाली एलर्जी में तो कंडीशन कभी नॉर्मल होती ही नहीं है। नाक की म्यूकस लाइनिंग के सूजने का असर
आसपास के में मौजूद साइनसेस पर भी पड़ता है और धीरे धीरे उनकी वेंटिलेशन और उनकी ड्रेनेज, जहाँ से उन्होंने अपनी सिक्रीशंस गले तक पहुंचानी है नाक के जरिए, वे ओपनिंग्स भी प्रभावित होती हैं। परिणाम स्वरूप रोगी को साइनोसाइटिस भी हो जाता है। यदि एक समय के बाद एलर्जी के लक्षण कम होने लगे तो ये भी संभावना है कि वह पूरी तरह से ठीक हो जाए, परंतु कई बार ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस को भी पैदा कर देती है, जैसे नाक का धीरे धीरे ब्लॉक हो जाने से नाक से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, नाक का रेशा जमने लगता है और गाढ़ा हो जाता है, गले में धीरे धीरे गिरता है जिसके कारण गले में खराश पैदा होने लगती है और गले की बीमारियां टॉन्सिलाइटिस जैसे साइनस के ब्लॉक होने से साइनोसाइटिस और कुछ ही सालों में नाक में पॉलिप या मस्से भी बनने लगते हैं और नाक पूरी तरह से बंद हो जाती है और रोगी मुंह से सांस लेने लगता है और मुंह भी धीरे धीरे सूखता है और मुंह की बीमारियां भी होने लगती हैं। रोगी को सिर दर्द, भूख का कम लगना, नींद का डिस्टर्ब होना जैसी परेशानियां भी घेरने लगती हैं। धीरे धीरे वह खाना भी कम खाता है क्योंकि सूंघने की शक्ति कम होने लगती है, पानी कम पीता है और इम्यूनिटी पर इसका बुरा असर पड़ता है। कुछ लोगों में ये दमा का रूप भी ले लेती है जिसे हम मेडिकली एलर्जिक अस्थमा ऐसे नामों से जानते हैं। अस्थमा में सांस फूलना, सांस की नालियों का सिकुड़ जाना और उनमें सूजन हो जाना, ये सब होता है। परिणाम स्वरूप ज़्यादा बलगम बनती है, परंतु वह बलगम या रेशा बाहर नहीं निकल पाती और कभी कभी यह अस्थमा भी इमरजेंसी का रूप ले लेती है। अस्थमा के लिए भी जीन्स और पर्यावरण जैसे कारकों को कारण माना जाता है। आज के समय में प्रदूषित पर्यावरण भी एक समस्या है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और एयर प्यूरिफिकेशन लेवल कम होता जा रहा है। समाधान कहीं दिखाई नहीं देता। एलर्जी पहले कम लोगों को और अब बहुत सारे लोगों को होने लगी है। घर में रहने वाले कॉकरोच भी कई बार एलर्जी का कारण बनते हैं। घर में अगर हमने कोई नया पौधा लगाया है, हो सकता है हमें उससे भी एलर्जी होने लगे। घर में पेंट करवाना, वाइट वॉश करवाना, उसकी स्मेल से भी कई बार जो पहले नहीं थी कभी और अब वह एलर्जी शुरू होने लगती है। कई बार नाक की एलर्जी के साथ आँख की एलर्जी भी देखने को मिलती है, जिसमें आँखों का लाल होना, आँखों से पानी आना, लगातार खारिश होना जैसे लक्षण मिलते हैं और कई बार स्किन की एलर्जी भी साथ में जुड़ जाती है, जिसमें लाल लाल चकत्ते पड़ना देखने को मिलते हैं। हमारे शरीर में कुछ एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि यदि इस तरह का कोई अटैक होता है तो वह निकलने लगते हैं और इस तरह एलर्जी में निकलने वाले एंटीबॉडीज़ को हम IgE एंटीबॉडीज़ कहते हैं, जिनका लेवल एलर्जी के पेशेंट्स में ज़्यादा मिलता है। जैसे ही कोई एलर्जन हमारी नाक की परत पर चिपकता है और नाक की परत में मौजूद मास्ट सेल्स उत्तेजित हो जाते हैं, उनके निकलते ही हमारे खून से IgE एंटीबॉडीज़ उन मास्ट सेल्स पर चिपकते हैं और जब भी एलर्जी का अटैक दोबारा हो तो ये एलर्जन उस मास्ट सेल में लगे IG एंटीबॉडीज़ के साथ चिपकता है। जैसे ही ये बॉन्ड बनता है, मास्ट सेल फटता है और उसमें से दुनिया भर के केमिकल्स निकलते हैं, जिनमें से कि मेन हिस्टामिन है और ये पूरी एलर्जी एक खौफनाक रूप ले लेती है और लक्षण इसके सर्दी से मिलते जुलते हैं। जैसे किसी को सर्दी हो गई तो नाक बंद हो गया, परंतु इसमें बुखार जैसी स्थिति नहीं आती। अब बात करते हैं कि नेज़ल एलर्जी में कौन से टेस्ट किए जाते हैं। इसमें कॉमन ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि ब्लड के कौन से वाइट सेल्स ज़्यादा निकलते हैं।
जब एलर्जी होती है तो इसमें हमें इयोसिनोफिल्स का नंबर ज़्यादा मिलता है। इसके बाद एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट टेस्ट करते हैं। इसके अलावा आईजीई एंटीबॉडीज़ का लेवल चेक किया जाता है और एक एलर्जी टेस्ट किया जाता है जिसमें कुछ एलर्जेंस उनकी माइन्यूट डोज रोगी की स्किन पर इंजेक्ट की जाती है और ये देखा जाता है कि रोगी इनमें से किसके लिए रिएक्शन देता है। इस तरीके से ये पता चलता है कि इस विशेष एलर्जन के लिए वह रोगी एलर्जिक है और इस चीज़ को अवॉइड करना है। नेज़ल एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहला कदम है विशेष प्रकार के एलर्जन से बचने पर अपना ध्यान केंद्रित करना। यदि हमें ज्ञात है कि इस विशेष अवस्था में, परिस्थिति में, मौसम के बदलने में या इस तरह के फूलों के पास जाने से हमें एलर्जी हो जाती है, तो हमें इनको अवॉइड करना शुरू करना है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। यदि पोलन सीज़न में या धूल मिट्टी उड़ने पर ऐसा हो, हम उस मौसम में बाहर ना जाएं और यदि आवश्यक हो तो मास्क लगाकर ही जाएं। घर को हमेशा सूखा रखें, ताज़ी हवा और धूप का आवागमन घर में हो। घर की किसी भी वस्तु या पालतू पशु को या पौधे को, साबुन को, यदि हम उससे एलर्जिक हो रहे हैं तो हम उसे घर से बाहर ही रखें। ऐसा करने से धीरे धीरे हमारे नाक की सोज कम होती जाएगी और हम सामान्य अवस्था में आ सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा में इसके लिए एंटीहिस्टामिन्स, डिकंजेस्टेंट्स और स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया जाता है। हालांकि उनसे रोगी को शीघ्र ही लाभ मिलता है, परंतु यदि एलर्जी लंबे समय तक चले या जिस चीज़ से हमें एलर्जी है हम उसके साथ अपना संपर्क ना तोड़ सके तो ये दवाइयाँ लगातार यूज़ करने पर साइड इफ़ेक्ट देने लगती हैं। अतः आयुर्वेद, जो कि प्राकृतिक तरीके से इलाज करने में सक्षम है, उसके अंतर्गत बताई गई औषधि और क्रियाओं का प्रयोग करने से लाभ मिलता है। नाक में तेल या घी लगाने से भी बहुत लाभ मिलता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में हम इसे नस्य क्रिया कहते हैं, जिसमें औषध युक्त तेल या घी का प्रयोग नाक के अंदर उसकी परतों पर लगाया जाता है, जो कि एक बहुत ही रक्षक कार्य है। ऐसा करने से जो भी इन्फ्लामेटरी कण नाक की लाइनिंग में चिपकते हैं वह चिपकने पर रिएक्शन नहीं दे पाते। कुछ सामान्य जड़ी बूटियाँ के चिकित्सा क्रम बता रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की। हल्दी एक मैजिकल मेडिसिन है जो एलर्जी की चिकित्सा के लिए एक गुणकारी औषध है। ये ताज़ी या सूखी दोनों रूप में प्रयोग की जा सकती है। ताज़ी हल्दी का रस निकालकर इसकी 2-2 बूंदें नाक में डालें। 1 चम्मच रस को दूध या गर्म पानी में मिलाकर पिएं। हल्दी को गर्म तिल के तेल या घी में मिलाकर नाक में रोज़ाना लगाएं। इससे एलर्जी से अपना बचाव कर सकते हैं। दूसरा पौधा है शिरीष। शिरीष एक प्रकार का वृक्ष है जिसकी छाल का प्रयोग किया जाता है और ये प्रभाव में एंटी एलर्जिक है। इसका एंटी इन्फ्लामेटरी प्रयोग भी होता है। एलर्जी में होने वाली नाक की स्वेलिंग को कम करता है। इसका चूरन दूध या पानी या शहद के साथ लेने से लाभ मिलता है। इसकी छाल के काढ़े का भी लगातार सेवन करने से एलर्जी के लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है। अगली हर्ब है काली मिर्च। इसको हम सभी भली भांति पहचानते हैं। ये सभी घरों में उपलब्ध है। इसका प्रयोग भी एलर्जी में काफ़ी मददगार है। ये एंटी एलर्जिक, एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में काम करती है। काली मिर्च क्रोनिक एलर्जी में जमे हुए कफ को पतला करती है और खांसी में राहत देती है।
नीम से भी आप सब भली भांति परिचित हैं। ये भी आसानी से मिलने वाली औषध है। नीम प्राचीन समय से ही एक बहुत ही उपयोगी दवा के रूप में प्रयोग में आ रही है। नीम के वृक्ष का हर हिस्सा लाभदायक है। इसके पत्ते, टहनी, फूल, फल सबका प्रयोग नाक की एलर्जी में किया जा सकता है। ये भी एक एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है। एलर्जी में होने वाली खारिश और डिस्चार्ज को भी कम करता है। अगली औषध हमारे लिए जीवनदायिनी है। ये है आंवला। ताज़ा आंवला सर्दी के मौसम में आसानी से मिलता है और सूखा आंवला हर समय बाजार में मिलता है। आंवले का प्रयोग गीला या सूखा दोनों रूप में किया जा सकता है। जब गीला मिले तो उसे यूज़ करें और ना मिले तो सूखे आंवले का प्रयोग करें। सूखे आंवले का चूरन या काढ़ा एक अच्छे टॉनिक का काम करता है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में अति सहायक है। इसमें मौजूद विटामिन सी नेज़ल एलर्जी के दौरान हुए नुकसान को पूरा करता है, नाक की परत को पुनः स्वस्थ करता है और बाहरी एलर्जी से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है। इसी श्रृंखला में अगली औषध है सौंठ। सौंठ अदरक की सूखी अवस्था को कहते हैं। ये भी एक एंटी एलर्जिक के रूप में अच्छा काम करती है और एलर्जी के लक्षणों को घटाती है। जैसे हमें मालूम है कि एलर्जी में म्यूकस यानी रेशा बनता है और स्वेलिंग रहती है। ये म्यूकस मात्रा में अधिक बनता है या अच्छे तरीके से ये ड्रेन नहीं हो पाता, नाक में जमता है और गले में आने लगता है। इसके लिए जिस दवा के बारे में बता रही हूँ वह है मुलट्ठी। मुलट्ठी बड़ी आसानी से प्राप्त होती है। मुलट्ठी को मधुयष्टि भी कहते हैं। ये हमारे इस नाक से निकलने वाले रेशे को पतला करती है और खांसी को रोकने में मदद करती है। एक अन्य औषध जिसका एलर्जी में बहुत ही प्रयोग होता है वह है पिप्पली। पिप्पली एक रसायन यानी कि जो हमारे सेल्स खराब हो गए उनको दोबारा जीवन देने में काम करती है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, नए सेल्स बनाने में बहुत मददगार है। अन्य औषधियों के साथ लेने पर उनकी कार्यशक्ति को बढ़ा देती है। इसलिए पिप्पली का प्रयोग रोज़ाना करें। इसका चूरन दूध में मिलाकर लगातार 3 से 4 महीने पीने से एलर्जी में चमत्कारी लाभ मिलता है। गिलोय से भी हम सब बड़ी भांति परिचित हैं। ये भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत कारगर है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करती है। इन सभी जड़ी बूटियों का लगातार प्रयोग करने से अति लाभ प्राप्ति होती है।
इसके अलावा प्राणायाम का भी एलर्जी की रोकथाम व चिकित्सा में बहुत योगदान है। प्राणायाम में बार बार श्वास क्रिया करने से हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ती है, ब्रेन स्वेलिंग को कम कर जो उसमें निकलने वाले केमिकल्स हैं जो स्वेलिंग के लिए जिम्मेदार हैं उनकी रिलीज़ को रोकता है, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है और हैप्पी हार्मोन्स को निकालता है, जिसके परिणाम स्वरूप एलर्जी के अटैक में कमी मिलती है और इम्यूनिटी बढ़ती है और जो रोगी है वो डिप्रेशन में भी नहीं जाता। अब बात करते हैं जल नीति की। नीति एक शुद्धिकरण का तरीका है। जल नीति में जल को नाक के एक हिस्से में डालकर दूसरे हिस्से से निकाला जाता है, जिससे नाक की झिल्ली व रास्ता साफ हो जाता है और एलर्जेंस भी क्लियर हो जाते हैं। नीति जल के अतिरिक्त मुलेठी के पानी से, नीम या हल्दी के पानी से भी करने से बहुत लाभ देती है। आशा करती हूँ कि जन सामान्य को सरल भाषा में दी गई नेज़ल एलर्जी के बारे में जानकारी से वे लाभान्वित होंगे और प्राकृतिक उपायों द्वारा इससे ठीक होने में सफल होंगे। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी से भरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। मैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ लौटूंगी।